वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सूर्य कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में कंप्लीटली सिविल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से मतलब जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, तो जो टॉपिक्स जैसा रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा कि इसका कहाँ यूज़ होता है, कहाँ आपने इसको देखा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग को आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूज़ में आप लाए होंगे कहीं ना कहीं, तो सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। पहली बात तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। इट मीन्स कि द मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हालांकि ये डिफिनीशन वगैरह अलग की बात है। चलिए हम सिलेबस को यार डिस्कस करते हैं। सिविल थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या आपके सिलेबस के बारे में कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये भी बताऊँगी कि कौन सा जो टॉपिक्स है आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके, सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए आपके डिटेल सिलेबस को डिस्कस करते हैं और इसमें वन बाई चीज़ों को समझते हैं। देखिए आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ सिविल थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे सर्वेइंग हो गया आपका, मतलब सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। ये सारी चीज़ें पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया हूँ। तो यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि मैं आप क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के डिस्कस करने वाला। देखिए ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगभग यूनिट 5 यूनिट में डिवाइड है यार, 5 यूनिट में डिवाइड है। इसमें आपको 5 यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको ओवरव्यू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए इसमें दिया गया क्या है, स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड क्या हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एंड हमारा क्या है ट्रांसपोर्टेशन है, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, अप्लीकेशन ओनली। मतलब इनका देखिए जाहिर सी बात है स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। जो कोई मटेरियल आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। सपोज दैट क्या है, आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, हाईवे बन रहा है, टनल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें जो मटेरियल यूज्ड होगा, मटेरियल कौन सी यूज होगा, सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी, मोरम, या तो इंग्लिश में बोल सकते हो सीमेंट हो गया आपका, ब्रिक हो गया, बैलास्ट हो गया, स्टोन बैलास्ट हो गया, स्टील रॉड्स हो गई। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, वो मटेरियल ही हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहलाते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है कोई घर बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कवर हो रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है। देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेशन ओनली, क्या एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को किस में डाल दिया है, जाहिर सी बात है भाई घर बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन करो, मान लिया हाईवे बना रहे हो, तो हाईवे बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज होता है, जैसे कि बिटुमिन हो गया, कंक्रीट, बिटुमिन हो गया आपका क्या, जो भी बैलास्ट, स्टोन बैलास्ट वगैरह है। हालांकि अभी आप डिटेल में पढ़ोगे हाईवे इंजीनियरिंग में कि कैसे बनता है हमारा क्या है, कोई भी रोड वगैरह कितने लेयर में बनती है, तो वो सारी चीज़ डिटेल में समझोगे। आपका क्या है, अब से तो थर्ड सेमेस्टर से आपका टेक्निकल स्टार्ट हुआ, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर से आपका टेक्निकल स्टार्ट हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकल अभी बोलूँगा तो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, बट मैं आपको समझाने की प्रयास करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका रेलवे इंजीनियरिंग आ जाएगा, आपका हाईवे इंजीनियरिंग आ जाएगा, तो आगे चल के वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी आगे सेमेस्टर में। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जाहिर सी बात है, कोई मान लीजिए आपका हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, तो हाईवे बन रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, क्योंकि मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमें समझना होगा। सिलेबस ये है, इसके अंदर हमें बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ाई जाएगी तो सिलेबस है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। जाहिर सी बात है आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो बहुत सारे क्या है, जिस रूट से मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई हाईवे गई, जिस रूट से आपकी हाईवे जाएगी या आपकी सेंट्रल लाइन होगी, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वनस्पतियाँ होंगी, तो उनको भी ध्यान दिया जाता है। तो इंटर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम इस चीज़ों को ध्यान रखते हैं। इरिगेशन की बात की जाए, जाहिर सी बात है, लेट सपोज दैट क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब सिंचाई इंजीनियरिंग है। ये आपका क्या है, अगले सेमेस्टर में आपको ये मिल सकता है, आपके सेमेस्टर में है इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वहाँ आप इरिगेशन के बारे में बताएंगे, मतलब सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई कैसे होती है, कैसे फसलें उगाई जाती हैं, सिंचाई का महत्व क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो बस जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं हम। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर क्या है, डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या है कि हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना है। कोई भी मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो घर बन रहा है मतलब आपका बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें लगेगा सीमेंट, ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, मोटार लगेगा। मोटार मतलब सीमेंट, सैंड, वही सीमेंट और सैंड होता है, सैंड मतलब बालू। तो ये सारी चीज़ें लगेगी। तो उसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट वर्क। तो जैसे घर बनाएंगे तो भाई ईंट तो लगनी है,
वो बेसिक चीज़ है, सीमेंट लगनी है और क्या हमारा और भी सारी चीज़ें लगती है। और हमारा मान लीजिए ये क्या है मटेरियल हो गया, जैसे हाईवे बन रहा है तो हाईवे के लिए हम स्टोन बैलास्ट बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते हैं, बिटुमिन का यूज़ करते हैं जिसे हम डामर वगैरह बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज में। तो वो सारी चीज़ें बिटुमिन एस्फाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए आपने क्या है कोई और भी आप चीज़ें बना रहे हैं, लेट सपोज दैट आप बना रहे हैं क्या, आप बना रहे कोई ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ग्लास का यूज़ होता है, तो मतलब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई टावर वगैरह बन रहा है, कोई क्या है डियर टावर बन रहा है, जैसे मान लीजिए क्या है कोई टावर वगैरह बन रहा है, टावर वगैरह मतलब उसमें स्टील राड्स वगैरह जो लग रही हैं, तो उसके लिए क्या है कौन कौन सी स्टील राड्स वगैरह कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, तो उसके सिलेक्शन मतलब कैसा मटेरियल यूज़ होना चाहिए उस कंस्ट्रक्शन में। तो जैसा घर बनेगा तो घर में जैसे ब्रिक यूज़ होगी तो ब्रिक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे कि ब्रिक की बहुत सारी ग्रेड आती हैं तो ग्रेड ए की क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसी स्ट्रक्चर होगी तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करना होता है। तो ये सारी चीज़ ओके। एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जाहिर सी बात है उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके घर बना रहे हैं, उसमें लग रही है ईंट, उसमें लग रही ईंट और उसकी ड्यूरेबिलिटी का आशय है कि मतलब कोई चीज़ कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, कोई चीज़ कितने टाइम तक चलेगी, कितने टाइम तक वो अपनी स्ट्रेंथ आपको देती रहेगी। तो ड्यूरेबल कोई भी चीज़ है कि ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, हिंदी में बोले तो टिकाऊपन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्रिक मान लीजिए ब्रिक से आप घर बना रहे हैं और ईंट की क्या है ड्यूरेबिलिटी है 5 साल 10 साल, मतलब 10 साल में वो ईंट ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो मटेरियल ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या है क्षमता भी होनी चाहिए, लोड बियरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, अच्छा लोड बियर कर सके, इतनी सारी चीज़ें। एंड इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमी, जाहिर सी बात है इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए, वो क्या है इन्वायरमेंट को कोई दुष्प्रभाव न प्रभावित करे। एंड इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, जाहिर सी बात है हमने कोई घर बनवा रहे हैं, आपने उसमें बहुते पैसे लगा दिए और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत ड्यूरेबल बनाया, तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या हो गया। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है बेसिकली इसी चीज़ पे ध्यान दिया रहा है कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छी से अच्छी ड्यूरेबिलिटी पाई जा सके, क्या है आपके स्ट्रक्चर में। तो पैसा लगा देंगे तो अच्छा चीज़ मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। यदि आपको मसाला दे दिया जाए किचन में बहुत सारे मसाले दे दिए जाए तो आप अच्छी खाना ज़रूर बना देंगे, लेकिन कम से कम मसाले में अच्छी से अच्छी सब्ज़ी बनाना ये रियल चीज़ होती है। तो वैसे ही कम से कम मटेरियल में मतलब कम से कम सारी चीज़ों में अच्छा करना ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग का मेन काम है। एंड क्या है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, नेचुरल आर्टिफिशियल स्पेशल फिनिशिंग एंड रिसाइकल्ड। क्या ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाएगा, मतलब बहुत विस्तृत से, जैसे कि नेचुरल आर्टिफिशियल स्पेशल। नेचुरल जाहिर सी बात है जो चीज़ें नेचुरल में बनती, आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग अपने से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ की, स्पेशल फिनिशिंग एंड रिसाइकल मतलब कोई भी मटेरियल है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रक्चर है, कोई टूट स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील की स्ट्रक्चर है तो वो क्या है ख़राब हो गई, तो वो स्टील का वेस्ट हो जाएगा तो उसको रिसाइकल करके फिर से हम यूजेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यूनिट फर्स्ट आपकी ये चीज़ें हो गई, यूनिट सेकेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेचुरल, क्या है नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेचुरल जाहिर सी बात है मटेरियल जो थे एक हमारा क्या था आर्टिफिशियल था, नेचुरल था। तो अब इसके बारे में ब्रॉड में, जैसे कि इसमें बताया था ना ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो नेचुरल के बारे में समझते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग स्टोन, एक मतलब एक जो बिल्डिंग स्टोन है, जाहिर सी बात है जो स्टोन के बारे में आप पढ़ेंगे, स्टोन कितने प्रकार से होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया आपके। तो ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस अलग हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, जो हमारा अच्छा एक बिल्डिंग स्टोन होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी शेप साइज अच्छा से होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे अपने किसमें, एक स्टोन से हम चाहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन, मतलब उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। एक नॉर्मल मतलब कि आप कोई घर बना रहे हैं, अब जाहिर सी बात है देखिए आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग स्टोन्स कहाँ लगे, तो स्टोन्स लगते हैं यार पहाड़ियों पर वगैरह घर बनाते हैं जहाँ स्टोन, मान लीजिए आपका क्या वही हिली एरिया पर रह रहे हैं, कोई हिली एरिया पे आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ होता क्या है ना, यहाँ जो घर वगैरह बनता है जनरली बहुत जो हाई एलिवेटेड एरिया होते हैं तो वहाँ जो घर वगैरह बनते हैं डियर, वहाँ स्टोन वगैरह के यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भट्टे से हमारा ईंट पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो चीज़ अवेलेबल रहती है उसी से यूज़ कर लेते हैं तो इकोनॉमिकल हो जाता है बिल्डिंग। ये सारी चीज़ समझिए। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन, स्टोन की क्या है हमारी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। क्वायरिंग एंड ड्रेसिंग, क्वायरिंग मतलब क्या है, क्वायरिंग मतलब जब हम जाहिर सी बात है अपना क्या है स्टोन की खुदाई वगैरह करते हैं, चट्टानों को निकालते हैं। ड्रेसिंग मतलब
जाहिर सी बात है चट्टान जब तोड़ते फोड़ते हैं तो उसकी शेप इस साइज रहती है, तो इसको ऐसा हम बिल्डिंग में लगाएंगे नहीं, इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग मतलब इसको एक सही नॉर्मल ऐसी अच्छी शेप में लाते हैं जिससे हम क्या है यूज़ कर पाएँ। जाहिर सी बात है शेप ऊट पटांग रहेगी तो उसमें क्या है आप बिल्डिंग में लगा नहीं पाओगे, तो इसके लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसको सही शेप साइज देते हैं। इतना हो गया। एंड उसके बाद करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स क्या है, रॉक्स का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जिसे मैं बता रहा था, पत्थरों का वर्गीकरण, ठीक है। चट्टानों का, देखिए चट्टान और पत्थर क्या है भाई, चट्टान जो होती है रॉक से ही तो क्या है, रॉक से ही हमारे स्टोन बनते हैं, मतलब चट्टान से ही हमारे पत्थर बनते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे या स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चट्टान की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे तो हमारा स्टोन का भी हो जाएगा, क्योंकि स्टोन उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जबकि हमारा क्या होता है, रॉक बड़ा फॉर्म होता है। फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्या है, जियोलॉजिकल हो गया आपका, एंड क्या है फिजिकल एंड हमारा केमिकल। जियोलॉजिकल में आप देखेंगे अब क्या है आर्किलिसिया, आपका ये सारी क्लासिफिकेशन समझेंगे अभी। जियोलॉजिकल में आप देखेंगे सेडामेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो जियोलॉजिकल में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि इग्नियस रॉक क्या होती हैं, सेडामेंट्री क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक वगैरह। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, टिम्बर क्या है, लकड़ी। टिम्बर क्या होता है बेसिकली, एक लकड़ी होती है, एक अच्छी लकड़ी होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे दरवाजे वगैरह बनाते हो ना, एक अच्छी लकड़ी का यूज़ करते हो। टिम्बर मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट होती है, एक अच्छी लकड़ी होती है जिसका हम यूज स्ट्रक्चर में करते हैं। सिंपल सी बात है। जनरल प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है जो टिम्बर होती है उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है, गुड टिम्बर। डिफरेंट मेथड ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग क्या है, सीजनिंग एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हम जो भी हमारी लकड़ी होती है, जो भी हमारी लकड़ी होती है उसको हम एक अच्छा फॉर्म में ले आते हैं, तो उसमें क्या है सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग बेसिकली होता क्या है, पानी को रिमूव करते हैं जो हमारी लकड़ी वगैरह में रहता है। जाहिर सी बात है पानी वगैरह रहता है तो समय के साथ वो ऐंठन आ जाती है लकड़ी में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सीजनिंग को अच्छे डिटेल में समझना इसमें आपको जब पढ़ाया जाएगा। डिफेक्ट इन टिम्बर, जाहिर सी बात है जो हमारी टिम्बर है उसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, क्या क्या कमियाँ होती हैं, जैसे गांठ वगैरह पड़ जाती हैं, मरोड़ आ जाता है, तो लकड़ी में कैसे क्या डिफेक्ट। बम्बू इन कंस्ट्रक्शन, यूज़ ऑफ बम्बू, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा हैवी कंस्ट्रक्शन, जब कोई बिल्डिंग बननी होती है, जब ऐसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग बननी होती है, एलिवेटेड बड़ी सी बिल्डिंग बननी होती है ऐसे, लेट्स सपोज दैट, तो जाहिर सी बात है ये ऊंचाई पे काम करने के लिए हम बम्बू का यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है पहाड़ या मचान बांधते हैं, ऐसे क्या है मचान बांधते हैं, पहाड़ वगैरह बनाते हैं, मतलब इसका फोल्डिंग बोलते हैं, इसका फोल्डिंग करते हैं ताकि आप क्या ऊंचाई पे काम कर पाएँ। तो उसका भी यूज़ होता है, बम्बू का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जब गाँव में रहे होंगे तो कंस्ट्रक्शन के समय देखे होंगे, जब एक मंजिल से ज़्यादा, जैसे एक मंजिल से ज़्यादा घर बन गई तो उसके बाद क्या है आपको इसका फोल्डिंग वगैरह करना पड़े। इसका फोल्डिंग मतलब वही बम्बू लगा कर के आप ऊंचाई पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानना है। अब उसके बाद बात करते हैं डियर, एस्फाल्ट बिटवीन एंड टार यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जाहिर सी बात है एस्फाल्ट बिटवीन एंड टार क्या है, बेसिकली टार वगैरह जानते हैं। देखिए ये एस्फाल्ट ये क्या है, पेट्रोलियम से ही बनते हैं, जो हमारा पेट्रोलियम का कचरा होता है उसी से हमारा एस्फाल्ट बिटवीन वगैरह बनता है। प्रॉपर्टी ऑफ यूज, जाहिर सी बात है हाईवे वगैरह में क्या है एस्फाल्ट, जो आपने हाईवे वगैरह में यूज़ करते हुए जो आपने रोड बनते हुए देखा होगा, डामर जिसे बोलते हैं, तो हमारा एस्फाल्ट बिटवीन वगैरह ही होता है। इसको पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, सारे वेस्टेज ही होते हैं। लाइन, टाइप ऑफ लाइन, लाइन क्या है, लाइन प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, यूज ऑफ स्लैकिंग ऑफ लाइन, स्लैकिंग इसकी प्रॉपर्टी है, स्लैकिंग होता है। तो लाइन में किसके बारे में समझें, प्रॉपर्टी ऑफ सैंड एंड यूज, जाहिर सी बात है जब हमारा क्या है लाइम क्या है, जाहिर सी बात है क्या बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे कि एक सीमेंट होता है तो सीमेंट एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे ही लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मतलब जैसे आप ईंट से चिनाई करते हो तो उसमें बाइंडने के रूम में क्या है सीमेंट यूज करते हो, वैसे ही लाइम भी हमारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में समझेंगे। एंड प्रॉपर्टी ऑफ सैंड एंड यूजेस, बालू का प्रॉपर्टी समझेंगे और उसकी यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या है सर, एग्रीगेट बेसिकली हमारा क्या है, जो मान लीजिए जो हमारा चट्टान होता है, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसी को तोड़ दिया जाए छोटे छोटे पाम में तो हमारा एग्रीगेट बन जाता है। फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट। आर्टिफिशियल भी बात करते हैं, यूनिट 3 आगे क्या है, अब हम आ गए यूनिट 3, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए आपके काम ही आएगा डियर। ओके, यूनिट 3 में कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक अर्थ, कन्वेंशियल ट्रेडिशन, जाहिर सी बात है। अब क्या आर्टिफिशियल बात करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल जाहिर सी बात ब्रिक को हम लोग बनाते हैं। कन्वेंशियल, अब टाइप्स ऑफ ब्रिक आ गए, कन्वेंशियल हो गया, कन्वेंशियल या ट्रेडिशनल बोलते हैं, मॉडुलर एंड स्टैंडर्ड ब्रिक। इनकी क्या है साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रिक की साइज़ क्या होती है स्टैंडर्ड 190 इंटू 90 इंटू 90, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है क्या होता है डियर, ये नहीं मतलब इसका जो अभी साइज़ नहीं बता रहा हूँ, इसका साइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है साइज़ हमारा 90 इंटू एम में बता दे रहा हूँ 190 इंटू 190 इंटू 90, ठीक है। तो इतना साइज चीज़ें होता है, आपको इतना अभी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ब्रिक क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, फ्रॉक क्या होता है, इतना सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्या, स्टैंडर्ड ब्रिक, स्पेशल ब्रिक एंड फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश जानते हो ना, जो हमारे क्या है
जो भी मान लीजिए कोई थर्मा पावर प्लांट वगैरह होता है तो वहाँ से फ्लाई ऐश निकलता है, तो उसका यूज़ होता है। कैरेक्टर ऑफ गुड ब्रिक, मतलब अच्छी ब्रिक क्या है, क्वालिटी क्या होती है, मतलब एक अच्छी ब्रिक की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब ब्रिक कैसा होना चाहिए, ब्रिक देखने में लाल होना चाहिए, आपका रेड चेरी कलर का होना चाहिए, उसके जो एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अभी जो मैं चीज़ें टेक्निकल कुछ बोलने लगूँगा तो आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि अभी जब मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बंट क्ले ब्रिक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम अपने क्या है उसको बनाते हैं, ब्रिक को बनाते हैं। फ्लाई एश ब्रिक एरिएटेड कंक्रीट, जाहिर सी बात है। अभी आपने क्या है देखा होगा, अभी यदि आप सर्च करेंगे तो एएसी ब्लॉक आ रहा है। क्या है, एएसी ब्लॉक आ रहा है, मतलब ये क्या है, अभी के आधुनिक तकनीकी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एएसी ब्लॉक को जानना, क्योंकि इसका जो इंजीनियरिंग में यूज़ है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, कोई जब हैवी स्ट्रक्चर बनती है तो ब्रिक लगता है, ईंट का अपना सेल्फ वेट होता है, तो सेल्फ वेट इसमें क्या एरिएटेड है, मतलब बहुत हल्का रहता है और काफ़ी स्पेस कवर करता है, तो इससे क्या है हमारा पैसा बचता है बिल्डिंग को इकोनॉमिकल बनाने के लिए। अब फ्लोरिंग की बात करते हैं, जैसे बात है घर बन गया तो सुंदरता के लिए आप टाइल्स बिछाते हो, ऐसे क्या है टाइल्स बिछाते हो तो ये फ्लोरिंग हो गया। फ्लोरिंग में टाइल्स के बारे में समझाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे कंपनियों में बनाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि कैसे सबसे पहले हम बड़े बड़े स्टोन को ले जाते हैं, उसको चट्टानों को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्रशर में ले जाते हैं, क्रशर के बाद तोड़ने के बाद और भी सारी चीज़ें, और रोटरी के में ले जाते हैं, तो भट्टी वगैरह में ले जाते हैं, वो अलग बात है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ओनली फ्लो चार्ट क्या है आपको मैं बता दूं जेई पर्पज से, जो आपका सीमेंट चैप्टर, ओनली सीमेंट चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हाईली वेटेज है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके जेई एग्ज़ाम में। सीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर रहता है अकेले, इसको सीमेंट को ही पढ़ाने लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं केवल सीमेंट को यदि अच्छे से पढ़ाया जाए। ओके, तो आप समझ सकते हो कितना लंबा टॉपिक है। हालांकि इसमें आपके डिप्लोमा लेवल पे ड्राई एंड वेट प्रोसेस, मतलब 2 प्रोसेस आपका सीमेंट बनता है, तो ड्राई एंड वेट प्रोसेस है। फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है सीमेंट का कैसे बनता है। तो सीमेंट सबसे पहले क्या है, यहाँ बड़े बड़े चट्टानों को ले जाते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं उसको। अब कौन सी चट्टान है, ऐसे कोई चट्टान नहीं, मतलब जिसमें सीमेंटेशन की प्रॉपर्टी रहेगी, लाइमस्टोन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक क्या है, प्री कास्ट मतलब जो कंक्रीट ब्लॉक आप देखते होंगे पहले से कास्टेड रहते होंगे, हॉलो सॉलिड पेमेंट ब्लॉक एंड देयर यूज़। अब कंक्रीट नहीं जानते तो प्री कास्ट कंक्रीट क्या जाने। कंक्रीट बेसिकली होता क्या डियर, सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस पानी। जब सीमेंट लेते हो, सैंड लेते हो, एग्रीगेट मतलब जो हमारे पत्थरों के छोटे छोटे गिट्टियाँ होती है, जो टुकड़े होते हैं, उसको जब पानी के साथ मिला देते हैं तो जो मिक्सर बनता है वो हमारा कंक्रीट होता है। तो कंक्रीट को जान लिया आप। टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, सोडा लाइम ग्लास, लेड ग्लास, ब्रुसलाइट ग्लास एंड टफन्ड ग्लास, ये ग्लास के बारे में हो गया। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको सिलेबस में फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल मतलब फेरस जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी हो, फेरस एंड नॉन फेरस के मटेरियल के बारे में आपको समझना है, एंड उसके यूज़ के बारे में, कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज़ होता है। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, सूटेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। जैसे कि जाहिर सी बात है, टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड सूटेबिलिटी, जो मटेरियल्स हैं और उसकी क्या है, कहाँ कहाँ सूटेबिलिटी है, और क्या है कंस्ट्रक्शन वर्क में फॉलोइंग मटेरियल। जैसे वाटर प्रूफिंग हो गया, जैसे कि वाटर प्रूफिंग मतलब जाहिर सी बात है जहाँ पानी का लीकेज वगैरह होता है तो वहाँ वो वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगाते हैं। एंड टर्माइट प्रूफिंग, जाहिर सी बात है आपने दीमक नाम सुना होगा। क्या है दीमक, जो हमारी लकड़ियों के चीज़ें बनी होती है, प्लैंक वगैरह, तख्ते वगैरह बने होते हैं, बेड वगैरह, तो उसमें दीमक लग जाता है, तो इसको भी प्रूफिंग करना है, इसको भी दीमक से बचाना। प्रूफिंग मतलब उस चीज़ को उस चीज़ से बचाना। थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन, जाहिर सी बात है आप वो कहीं ऐसे जगह रहते होंगे जहाँ आप चाहते होंगे बहुत शोरगुल होता है, तो वहाँ आप साउंड इंसुलेशन के मटेरियल लगाएंगे। थर्मल मतलब जाहिर सी बात है बहुत गर्मी हो रही तो आप थर्मल इंसुलेशन का काम कर सकते हो, मतलब गर्मी से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यूजें हैं, तो उनके बारे में, मटेरियल के बारे में हम समझेंगे। फाइबर एंड इट्स टाइप, फाइबर क्या होते हैं, ग्लास टाइप, ग्लास, प्लास्टिक, एस्बेस्टास क्या होता है आप जानते हैं, एस्बेस्टास क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत मैं और भी दे दिया हूँ। बाकी 5 में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। भाई 5 में क्या है, प्रोसीजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसमें क्या है, क्या है कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूज ऑफ पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे, जाहिर सी बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे, इसको बोलते हैं पीओपी जनरली। आप सब जाते होंगे वहाँ, क्या है जैसे कि किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लास्टर लगा देते हैं हाथ में, तो पीओपी होता है। खैर हाथ नहीं तोड़ना है किसी को, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो पीओपी होता है, ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है, उसके बाद यह हीट निकलती है। तो ये सारी चीज़ें, खैर फार्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा भी हो रहा है। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड साइज एंड यूजेस जिप्सम ऑफ जिप्सम बेस्ड मटेरियल, मतलब जिप्सम क्या होता है,
जिप्सम क्या होता है, हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पेंट, पेंट जाहिर सी बात है, पेंट जो कि आपका क्या है, पेंट क्या होता है, जब कोई सरफेस होती है थोड़ा बहुत उसको मतलब दिखाना होता है, सुंदर बनाना होता है तो पेंटिंग करते हैं। वाइट वाश क्या है, वाइट वाश पुट्टी जिसे बोलते हो, पुट्टी सुने हो ना, वही पुट्टी होती है। सीमेंट पेंट होता है, टाइप्स ऑफ पेंट की बात करें, सीमेंट पेंट होता है, एल्युमिनियम पेंट होता है, और भी बहुत सारे पेंट होते हैं। डिस्टेम्पर ऑयल पेंट्स होता है, वार्निश, वार्निश क्या है, पेंट, अब वार्निश क्या है, एंड पेंट जाहिर सी बात है। हमारा पेंट क्या होता है, पेंट करते हैं तो कोई जो लेयर होती है वो पीछे की छिप जाती है, जबकि वार्निश करते हैं तो वार्निश में क्या है, चमक आ जाती है लेयर में, बट क्या है जो बैकग्राउंड रहता है वो हमें दिखता रहता है। तो पेंट वार्निश आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, जाहिर बात है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल फ्लाई एश, जाहिर बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, जैसे मैंने बताया थर्मल पावर प्लांट्स जो होता है उसमें क्या है, कोयला वगैरह जला जाता है तो उसमें फ्लाई एश निकलती है, मतलब राख निकलती है। तो राख का भी यूज़ होता है, जैसे कि आप सीमेंट में, जो आपके घर में सीमेंट आती है तो उसमें फ्लाई एश मिला दिया जाता है। तो भाई इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, उसको कहाँ फेंकोगे, उसका यूज़ करना सीखो। तो जो हमारी सीमेंट आती है उसमें फ्लाई एश मिला दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या है, उससे कोई इफेक्ट नहीं जाता पड़ता, बल्कि हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है सीमेंट का। तो फ्लाई एश वगैरह हमारे सीमेंट में भी आता है, ये आपको जानने, लगभग 30% यार फ्लाई एश मिला दिया जाता है, जो कि हमारी, हम लोग पीपीसी यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और पीसी में 30% लगभग 15 से 30% हमारा फ्लाई एश मिला देते हैं। तो इसका जो वेस्टेज है उसका यूजेस करना सिखाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लैग क्या होता है, स्लैग मतलब मलबा होता है, जो हमारी ब्लास्ट, जो हमारी फर्नेस होती है, जो हमारी भट्टियाँ होती हैं जहाँ से हमारे लोहे वगैरह मलबे निकलते हैं, उसका यूज़ का ग्रेनाइट एंड मार्बल पॉलिशिंग वेस्ट देयर एंड यूजेस, जो जैसे कि जो मटेरियल होते हैं उससे जाहिर सी बात है कोई चीज़ बनती है तो उसके अलावा कुछ वेस्टेज भी निकलते हैं, तो वेस्टेज का भी यूज़ करना सिखाया जाता है। अब क्या है, एग्रो वेस्ट मटेरियल, रिस्क हस्क बेसिस एंड कोयर फाइबर्स एंड देयर यूज, हमारा क्या है, एंड क्या है, स्पेशल प्रोसीजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जियो सिंथेटिक, पेरोसेट, आर्टिफिशियल टिम्बर, आर्टिफिशियल एंड सैंड देयर यूजेस। जाहिर सी बात है, जो हमारा क्या स्पेशल प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, स्पेशल प्रोसेस एंड क्या है, जियो सिंथेटिक्स होते हैं हमारे, जो हमारे रेसे होते हैं जैसे कि कपास वगैरह, ये तो फेरो क्रिएट आर्टिफिशियल टिम्बर, टिम्बर क्या होता जाता है, लकड़ी होती है, तो आर्टिफिशियल टिम्बर की बात करते हैं जो अपने से बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल, जो हमारी नेचुरल टिम्बर होती है, जैसे कि जो भी पेड़ से लकड़ी मिलती है उसको क्या है, वेल सीजनड कर देते हैं, मतलब सीजनिंग कर देते हैं तो टिम्बर हो जाती है। उसके बाद आर्टिफिशियल टिम्बर भी आती है, आर्टिफिशियल टिम्बर एंड सैंड देयर यूजेस। आर्टिफिशियल सैंड क्या होती है, सैंड जानते हो, बालू होती है। तो आर्टिफिशियल बालू एक तो हमारी जाहिर सी बात है चट्टानों से टूट के नदियों से होते हुए जो नदी के किनारे बाढ़ आ जाती है तो हमारा बालू किनारों पे आ जाती है, तो उसके बारे में जानना है। जबकि हमारा क्या है, आर्टिफिशियल बालू के बारे में समझेंगे कि मतलब बड़े बड़े चट्टान है उसको क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल सैंड हो जाता है। एंड देयर यूजेस, उसके यूजेस के बारे में बताया गया है। भाई मैंने क्या लगभग आपके क्या है सारे लगभग 5 यूनिट डिस्कस किया। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि जस्ट मैंने क्या है इंट्रो लेने का प्रयास किया था, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि सर ने क्या कहा है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे चीज़ें रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हाँ ये टिम्बर क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, थोड़ा रॉक वगैरह। थोड़ा अभी क्या है, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में, अभी मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता तो थोड़ा आपके ऊपर से भी जाता, तो मैंने जितना चीज़ें बताई उतना ही आपके लिए इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिलेबस हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। ये सिलेबस आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो आपको टेलीग्राम पे जा करके देख लीजिएगा, मैं इसको वहाँ सेंड कर देता हूँ। ओके, बाकी चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।